हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर की क्लासेस स्टार्ट हैं और उसके साथ साथ हम प्रोग्राम की और बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम वगैरह सबकी क्लासेस आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट को जो स्किल एनहेंसमेंट में सब्जेक्ट मिला है योर लॉ योर राइट्स, वो सब्जेक्ट का हम आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसकी फर्स्ट यूनिट है रूल ऑफ लॉ एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। सो आप ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है और हम आपको इसका सिलेबस कवर करवा देंगे। बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका, कोई ऐसा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक वो है एडिशनल सब्जेक्ट है, तो इसमें ऑनर्स के स्टूडेंट जो नॉर्मल मेन कोर में जितना आंसर लिखते हैं उतना नहीं लिखते हैं। ओके। सो इसमें थोड़ा बहुत ही लिखा जाता है, इतना ज़्यादा नहीं लिखा जाता। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखो, आज का टॉपिक हमारा रूल ऑफ लॉ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। रूल ऑफ लॉ होता है विधि शासन और क्रिमिनल जस्टिस इन इंडिया आपराधिक न्याय प्रणाली होती है। ठीक है। तो विधि शासन जो है वो, ये देखो, आप लोगों को पता है कि जो हमारा संविधान है उसमें सबको कानून के समक्ष समानता दी गई है कि कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी नस्ल का हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी हो, उसको कानून के समक्ष, कानून के सामने इक्वालिटी मिलेगी ही मिलेगी। तो इसके अंदर यही बात की गई है कि एक विधि का शासन किस तरीके से शुरू हुआ, कैसे हुआ, किसने शुरू किया और इंडिया में इसको कैसे लागू किया गया, वो सब। ठीक है। सो विधि के शासन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, देखो मेरी बात सुनो। सिद्धांतों के अंदर मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, पर्सपेक्टिव के अंदर आर्टिकल्स ही लिखे जाएंगे। मैंने आपको 18 तक आर्टिकल बताए हैं, 14 से 18 तक। आप चाहो तो उसके आगे तक का भी लिख सकते हो, बट उसके आगे का जैसे मतलब 19, 20, 21 तक लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ 22 आर्टिकल जो है डिटेंशन को लेकर वो आपके इसी सिलेबस में आगे है। सो इसलिए इसमें 18 आर्टिकल तक लिखना इनफ है। सो फर्स्ट आर्टिकल जो है 14 है, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। देखो, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 15 है, धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। इसमें अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। देखो, जब कानून के समक्ष सब समान है तो इन्होंने आर्टिकल 15 में ये बात बोली है कि जो धर्म, नस्ल है, जाति है, इन सब के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि इन्होंने यहाँ पर इस वाले जो आर्टिकल है इसमें ये बोला है कि राज्य जो है वो किसी भी धर्म, मूल वंश, उसकी जाति, उसका लिंग, उसका जन्म स्थान जहाँ वो पैदा हुआ है, भले से किसी झुग्गी झोपड़ी में हुआ हो, किसी महल में हुआ हो, किसी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ हो, उसको भी, और सभी नागरिकों के प्रति जीवन के क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा। वो किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया ये सभी नागरिकों के साथ दुकान, होटल, सार्वजनिक स्थान हैं जैसे कुएं, तालाब हैं, स्नान घर हैं, सड़कें हैं, इन सब में कोई भेदभाव नहीं होगा कि भाई तू छोटी जाति का है, तू साइड में चल, हम अच्छी जाति के हैं, हम बीच में चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टूडेंट्स, आप एजुकेटेड लोग हो, आप भी ये लोगों को अवेयर किया करो कि देखो, जाति, लिंग, रंग, भेद कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल है, नॉर्मल इंसान है। पैसे का रौब दिखाकर तो हर कोई जी लेता है, लेकिन एक इंसानियत यही होती है कि आप एक छोटी जाति के इंसान को भी अपने जितना ही समझो और एक बड़ी जाति के इंसान को भी ये समझना चाहिए कि जो छोटी जाति का इंसान है वो छोटा है, लेकिन है तो इंसान ही ना। ये तो आपस में लोगों ने बना ली है सब चीज़ें कि हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं। इंसान सब अच्छे होते हैं, बस लोग समझते नहीं हैं। अब ऐसे तो बहुत पढ़े लिखे जो हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बीएड करे हुए लोग जो बैठे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिली हैं, उनको नौकरी मिल भी नहीं पाई है और ना मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी। इतने इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो अब जो पैसे की बेस पर आगे बढ़ गए हैं वो उनको समझते हैं ये छोटे हैं, अनपढ़ है, जाहिल है, लेकिन वो उनसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं।
ये एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको इसलिए कि आप लोग भी अपने आसपास के लोगों को अवेयर करो कि छोटी जाति रंग भेद कुछ नहीं होता, सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं, एक जैसा पढ़ते हैं, एक जैसा खाते पीते हैं, सोचने समझने की क्षमता अलग है, लेकिन है तो इंसान ही ना। तो इसमें भी यही बात बोली गई है कि इसमें राज्य जो है जाति नस्ल रंग भेद धर्म इन सब पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में बोला है राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखो उससे पहले मैं आपको जो आर्टिकल 15 है उसमें एक एहतियात के तौर पे बता देती हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने किन्नरों को भी एक अलग लैंगिक श्रेणी दी थी। कब दी थी? 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय में ये बात फाइनल कर दी गई थी, ये पास कर दी गई थी बात कि जो किन्नर होते हैं उनको जॉब मिलेगी, उनको पढ़ने का हक है, वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं, उनको अलग श्रेणी में नहीं, उनको एक अलग श्रेणी में मतलब एक जैसे कि तीसरी श्रेणी में रखा गया है कि पुरुष महिला और एक ये किन्नर इनको अलग मिलेगी, जॉब वगैरह मिलेगी। ये नहीं कि इनको हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो उसमें आर्टिकल 14 और 15 में महिला पुरुष के साथ जो समानता मिली है वो किन्नरों को भी दी गई है। ओके, आर्टिकल 16 में इन्होंने बोला है कि राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। देखो ऐसा होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया पैसे के बेस पर अच्छे एजुकेटेड लोग पढ़े हैं लेकिन पैसे के बेस पर वो पैसा देकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि वो जाहिल अंगूठा छाप होते हैं, उनको कुछ नहीं आता फिर भी। ठीक है, तो ऐसा है, इन्होंने इसमें ये बताया गया है कि जो नागरिक है वो सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर पर प्राप्त होंगे। इस संबंध में सिर्फ धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सरकार नौकरी देने पर भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो SC हो ST हो OBC हो जनरल कैटेगरी का हो, उसको उसकी नॉलेज के बेस पर उसको वो पद दिया जाएगा, वहाँ पर उसको बिठाया जाएगा। चाहे वो बहुत छोटी पोस्ट हो वहाँ पे जनरल कैटेगरी का भी बैठेगा, चाहे बहुत ऊंची पोस्ट हो वहाँ पे SC ST का भी ज़रूर बैठेगा। आर्टिकल 17 में बोला है अस्पृश्यता का निषेध, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो इसमें इन्होंने ये बोला है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा, उसको सज़ा मिलेगी। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बनाया गया 1955 में। ऑफेंस एक्ट का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि इस चीज़ को एक आपराधिक न्याय प्रणाली जो है क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इंडिया का उसमें लिख दिया गया है कि अगर कोई भेदभाव करेगा अस्पृश्यता पर तो उसको दंड मिलेगा। आर्टिकल 18 है उपाधियों का निषेध, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखो इसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 18 में सेना और विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। ब्रिटिश शासन काल में संपत्ति और उसके आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी जो सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। उसके बाद संविधान ने इसका निषेध कर दिया और ये बोल दिया कि सेना और विद्या संबंधी जो उपाधियां हैं उसके अलावा राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और इसके साथ साथ भारत का कोई नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद जो 18 है उस व्यवस्था में उसके मतलब होने के बावजूद भी भारत में 1950 में भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री इन उपाधियों को रखा गया है कि हाँ ये उपाधियां भी दी जाएंगी। और 1977 में जनता पार्टी की जो सरकार का गठन हुआ था उसके बाद जो मान्यवादी परामर्श दिया गया था उपाधियां वो अनुच्छेद की जो धारा है अनुच्छेद धारा 1 2 और 3 हाँ 1 2 और 3 में के शब्दों पर और अनुभाविक रूप पर रखी गई थी। ठीक है, तो मतलब इन्होंने एक तरीके से मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि उपाधियों का निषेध किया गया है कि सेना और विद्या जो उपाधियां हैं वो दी जाएंगी और उसके अलावा भारत रत्न पद्म भूषण पद्म विभूषण पद्मश्री ये उपाधियां दी जाएंगी। इसके अलावा और कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, वो भी एक दंडनीय अपराध होगा। ओके, अब हम देखते हैं एविडाइसी रूल ऑफ लॉ। देखो एविडाइसी ही सबसे मेन व्यक्ति हैं जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाया था या जिसकी शुरुआत करी थी, ये मान लो। विधि का शासन, डाइसी का मत। देखो लॉर्ड हार्वर्ड के अनुसार विधि के शासन का अर्थ निरंकुशता के शासन पर कानून की श्रेष्ठता और सर्वोच्च है।
कानून का शासन एक सामान्य कानून के अनुसरण पर जोर देता है, जिसके तहत सभी व्यक्ति, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सरकारी हो या गैर सरकारी, एक समान कानून से न्यायालय द्वारा शासित होते हैं। इसका आशय यह भी कि प्रचलित विधि का उल्लंघन करने पर ही व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इन्होंने इसमें साफ साफ ये बोला कि देखो, इन्होंने सबसे पहले रूल ऑफ लॉ का इन्होंने ही उद्घाटन किया था कि यार विधि शासन निकालो। ये नहीं है कि कोई ऊंची जाति का है आगे बढ़े जा रहा है और पीछे छोड़ रखा है बाकी सबों को, नहीं, ऐसा बनाओ कि सभी नागरिक एक समान है, एक जैसे हैं। तो इन्होंने ये बोल दिया कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको दंडनीय अपराधी माना जाएगा, और जो नहीं करेगा वो नॉर्मल इंसानों की तरह रहेगा। प्रोफेसर जो डाइसी हैं विधि के शासन में समर्थक हैं, और उनके अनुसार ब्रिटेन में ही अपने 3 वास्तविक अर्थों में मौजूद है। देखो, आपराधिक न्याय, क्रिमिनल प्रोसीजर हो या आईपीसी हो, ये सब बाहर की देन है। जो मैकियावेली के बारे में मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स को बताया है। मैकियावेली ने आईपीसी की खोज की थी, इंडियन पीनल कोड की, ठीक है। और जो है, अब इनका हम पहले ही देखते हैं कि इन्होंने क्या 3 मत दिए हैं। सामान्य कानून की सर्वोच्चता, कि देश में सामान्य कानून ही सर्वोच्च है, जिस पर किसी स्वेच्छाचारी शक्ति का प्रभाव नहीं है, हर व्यक्ति सिर्फ कानून द्वारा ही शासित होगा, ठीक है। सेकंड में बोला है कि कानून के समक्ष समानता, वही आर्टिकल 14 सेम, कि सभी व्यक्ति कानून के सामने सेम होगा, चाहे वो बहुत पैसे वाला हो, चाहे वो कोट पैंट पहन कर आए, चाहे वो लुंगी पहन कर आए या फिर शर्ट में आए, किसी में भी आए, कितना ही अमीर हो कितना ही गरीब हो, कानून के सामने वो बिल्कुल वही व्यक्ति है जो एक अमीर है, जो एक गरीब है। और थर्ड में उन्होंने बोला है स्वयं संविधान कानून की देन है। इंग्लैंड में जो नागरिक अधिकारों का स्रोत सामान्य कानून है, जो न्यायिक निर्णयों के द्वारा लागू है, वहाँ विधान स्वयं ही इन निर्णय कानून को परिणाम विकसित हुआ है। ओके, जो इंग्लैंड में नागरिक अधिकारों का स्रोत है वो सामान्य कानून है, जो नागरिक के जो निर्णय है, उनके डिसीजंस है, उनके द्वारा ही लागू किया गया है। अब हम देखते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। देखो, ये जो यूनिट है इसमें आपको रूल ऑफ लॉ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया पढ़ना है। तो हम रूल ऑफ लॉ तो देख चुके हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से वो समझा दिया है। अब हम देखते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली है क्या। देखो, आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, इसका अर्थ सरकार की उन एजेंसियों से है जो कानून लागू करती हैं, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने और इनमें सुधार करने का काम करती है। जो कानून जो है, लॉ जो है, उसको लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है, और जो आपराधिक मामले हैं, जैसे कोई जुर्म किया गया है, उसमें डिसीजन लेना और उसको सुधारना, उस पर काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई अपराध हुआ है, ठीक है, अपराध होने के बाद उसको देखना, उस पर निर्णय लेना कि इसको कौन से कानून जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, कानून कौन से कानून के द्वारा इसको सज़ा देनी चाहिए, और उसमें सुधार करना मतलब उसको या तो जेल में भेज दो कि वो उस अपराध को आगे ना बढ़ाए, या फिर उसको बहुत लंबी सज़ा दे दी जाती है। कोई बड़े उस पर, जैसे कि कोई बड़ा काम किया, उसने मर्डर करा, रेप है, कुछ भी है, कोई इस बड़े मामलों में या तो उसको बहुत लंबी सज़ा सुना दी जाती है या फिर उसको जेल में रखा जाता है ताकि वो ऐसे काम दोबारा ना करे। तो वो होता है एक तरीके से इसमें सुधार करना। तो क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया है, इसके अंदर ये तीनों काम किए जाते हैं: कानून को इम्प्लीमेंट करना, उसके मामलों में डिसीजन लेना, और फिर उसके अंदर सुधार करना। 1862 में भारत में आपराधिक न्याय कानून ब्रिटिश की देन है। देखो, ब्रिटिश जो है, जैसा मैंने आपको पिछली जो आपकी जो मेन कोर की वीडियोस हैं उसमें बताया है काफ़ी बार कि जो हमारा संविधान है वो लिखित संविधान है, और ब्रिटिश, अमेरिका वगैरह वगैरह बहुत जगहों से लिया गया है, ठीक है। ये नहीं कि सेम टू सेम कॉपी कर दिया, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, लेकिन ये डेमोक्रेटिक जो देश है हमारा, उसके हिसाब से अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें ली गई हैं। तो ये जो आपराधिक न्याय कानून है वो भी ब्रिटिश की देन है। मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि एवी डाइसी ने भी ब्रिटिश में ही सबसे पहले इन कानूनों को लागू किया था। जो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकियावेली, इनका पूरा नाम ये है, आप मैकियावेली ही लिखो, खाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एहतियात के तौर पे बता दिया कि इनका पूरा नाम इतना बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है, मतलब ऐसे लग रहा है यार कि मतलब पूरा कानून ही छाप दिया, ठीक है। ये लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकियावेली इनका नाम है। इन्होंने भारत में आपराधिक कानून की खोज का मान्यता माना जाता है। जो आपराधिक न्याय है
भारत में इन्होंने इसकी खोज की थी। एवी डाइसी ने तो रूल ऑफ लॉ निकाला, उसके बाद इन्होंने बताया कि हाँ जी आपराधिक न्याय वगैरह वगैरह, लेकिन भारत में जिसने खोज की थी वो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकियावेली ही थे। भारत में आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत संचालित होते हैं। आईपीसी 1860 में और सीसीपी 1973 में। देखो आपने बहुत बार फिल्म्स वगैरह में भी सुना होगा कि इसको आईपीसी की धारा इतने के तहत सज़ा हुई है या इसको सीसीपी की धारा इतने के तहत ये हुआ है। देखो आईपीसी और सीसीपी ये सबसे मेन वो हैं, इनमें इनके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स के क्लॉज हैं। क्लॉज आपको मैं बता दूं क्या होते हैं। क्लॉज होते हैं जस्ट लाइक आपको मैंने अभी पीछे बताया कि आर्टिकल 18 की धारा 1, 2 और 3 के अंदर ये ये सारे जो थे पद्म भूषण पद्म विभूषण इन सबको रखा गया। तो ये होते हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 1, 2, 3 ये होते हैं क्लॉज। ओके, सो इनको जो है भारत में जो आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता जो है 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो 1973 को संचालित किया गया था। ओके, सो आज का जो हमारी ये यूनिट फर्स्ट है हमारी यहीं ख़त्म होती है और ये कंप्लीट हो चुकी है। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। आप अपनी बुक सामने रखकर नोट्स बनाओगे तो बहुत इजी आपको एक तो याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा कि मैम ने पढ़ाया क्या है और हमें इसमें लिखना क्या है। सो सेकेंड यूनिट है हमारी लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें कंप्लेंट शिकायत कैसे होती है, क्या होता है क्या नहीं, और एफआईआर वगैरह वो पढ़ेंगे, और डिटेंशन, अरेस्ट और बेल इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। ओके, सो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो 26 नवंबर थर्सडे मतलब कल ही होगी और उसके अंदर हम सबसे पहले कंप्लेंट और एफआईआर पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें डिटेंशन, अरेस्ट और बेल को खत्म कर देंगे। ठीक है, सो आज की क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग and best of luck all.